नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 के बारे में। ये तुम लोगों को पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस में, ऑप्शनल में, हर जगह ही। और हर कुछ दिन पे एक जजमेंट आ जाती है जिसमें आर्टिकल 21 जो है इंक्लूड होता ही होता है। ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या दे रखा है भाई? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। टेक्स्ट देख लेते हैं इसका, लिखा क्या है उसके अंदर। नो पर्सन मतलब कोई भी पर्सन में कौन कौन आएगा? फॉरेनर्स प्लस सिटीजन। ठीक है, दोनों लोग इंक्लूड हैं। ऐसा है क्या सिटीजन के लिए सिर्फ? नहीं, फॉरेनर्स के लिए भी है। भारत में जो भी इंसान रह रहा है, ठीक है, एनी पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर अगर फॉलो कर रहे हो तो उसकी जान ले सकते हो आप। ठीक है, लेकिन वैसे नहीं ले सकते। दिस आर्टिकल इंश्योर्स दैट द स्टेट कैन नॉट टेक अवे अ पर्सनस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी विदाउट फॉलोइंग अ वैलिड लीगल प्रोसीजर, जो बता दिया। और अप्लाई किस पे होता है? सिटीजन और नॉन सिटीजन्स पे। ठीक है। पहले इंटरप्रिटेशन क्या थी इसकी? ये भले 2 लाइन का है लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रॉड है ये, क्योंकि लाइफ की बात आ गई ना। लाइफ में तो पता नहीं कितनी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। शादी, ब्याह, खाना पीना, रहना सोना, सब चीज़ तो इंक्लूड है किसके अंदर? लाइफ के अंदर। अब और राइट दे रहे हैं आपको तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएंगी। ये भी एक तरीके का राइट बन जाएंगी, है ना। तो पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इसे ट्रीट किया था। क्या था अर्ली इंटरप्रिटेशन? क्या था किस केस में था? ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस है। संविधान बना ही था कि भाई केस आ गया। ए के गोपालन थे, कम्युनिस्ट लीडर थे। ठीक है, उनको पकड़ लिया गया, कहा कि भाई आ जाओ, आपको धर लेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 इसके अंडर। ठीक है, उन्होंने इस डिटेंशन को अंडर आर्टिकल 21 चैलेंज कर दिया। कहा कि भाई प्रोसीजर जो है ना वो अनफेयर है और वायलेट करता है आर्टिकल 19 और 14 को भी, और 21 को तो कर ही रहा है। इशू क्या था कि भाई प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है क्या, ये तो पता चले तब तो बात हो सारी। कि ठीक है, उसके अंदर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये इसका मतलब क्या है ना। थोड़ा वेग टर्म है। वेग टर्म तो रहते ही हैं कई कई जगह, भले जितना मर्जी लॉ को आप टू द पॉइंट बनाने की कोशिश कर लो, कंसाइज करने की कोशिश कर लो, लेकिन वेगनेस तो आ ही जाएगी, क्योंकि बना कौन रहा है? इंसान ही तो बना रहा है यार, है ना। कुछ ऐसे शब्द डल जाते हैं। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है? ये इशू था इसके अंदर। दूसरा क्या था? शुड द प्रोसीजर बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, और या फिर इज एनी प्रोसीजर मेड बाय द लेजिस्लेचर वैलिड। मतलब क्या है कि भाई पहले तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या है, ठीक है। दूसरा कि जो प्रोसीजर होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, या फिर और की बात आ गई, है ना, या फिर कोई भी प्रोसीजर चलेगा जो लेजिस्लेचर ने बना दिया, चाहे वो फेयर हो या ना हो। ठीक है, आपको थप्पड़ मारकर आपका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, ठीक है, ये फेयर चीज़ तो नहीं है। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेचर ने बना दिया तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो हो सकता है कि भाई पुलिस वाला आया, थप्पड़ मारा और ले लिया, ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया उसने। लेकिन क्या फेयर है? नहीं भाई, फेयर तो नहीं लग रहा है ये। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर है सुप्रीम कोर्ट का व्यू, देख लेते हैं क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब होता है कि कोई भी कितना नैरो देखो उस समय लिया, और समय समय के हिसाब से होता है ना। इसीलिए कोर्ट्स को पावर दी गई कि भाई आप अपना जो पहली जजमेंट दे चुके हैं, है ना, उसको आप ओवर रूल कर सकते हैं, क्योंकि पहले कुछ और कोई और जजेस रहे होंगे, है ना, उनका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, और वो उस समय के हिसाब से रहा होगा। आज जजेस कोई और हैं, आज पॉइंट ऑफ व्यू कोई और है, आज सिनेरियो पूरा कोई कुछ और है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है कोई भी प्रोसीजर, ठीक है, लेड डाउन बाय वैलिडली इनेक्टेड लॉ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि फेयर और जस्ट हो। तो आर्टिकल 21 इज इंडिपेंडेंट, इट डजेंट नीड टू कंप्लाई विद आर्टिकल 14 और 19 फ्रीडम। ओनली आर्टिकल 20, 21, 22 आर रेलिवेंट किसके लिए है? पर्सनल लिबर्टी के लिए। लेकिन आज के ज़माने में क्या है? 14, 19, 20, 21, 22 ये सारे पर्सनल लिबर्टी के लिए क्या बोलते हैं, रेलिवेंट है। ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं भाई आखिर में हुआ क्या। कोर्ट ने कहा कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो सही है, ठीक है, जब तक लॉ रहता है और फॉलो किया जाता है। ठीक है, जब तक लॉ एग्जिस्ट करेगा और फॉलो किया जाता है, डिटेंशन जो है वैलिड रहेगा। ठीक है, ये मैंने एक गिनी पिग पाला हुआ है तो थोड़ी आवाज़ कर रहा है ना, पता नहीं आ रही नहीं आ रही आप लोगों को। हाँ, तो आगे बताता हूँ, फिर उसको खाना भी दे दूँगा लेक्चर के बाद। सिग्निफिकेंस क्या है कि इसने वाइड पावर दे दी किसको? लेजिस्लेचर को, और नैरो प्रोटेक्शन कर दिया इंडिविजुअल्स का। ठीक है, अब चेंजिंग कोर्स, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, मतलब कैसे अब चीज़ें ना चेंज हुई, अब फ्लिप कैसे आया। अब फैक्ट क्या है इस केस के भी देख लेते हैं। मैं फैक्ट इसलिए बताता हूँ, ये सारी चीज़ इसलिए बताता हूँ जिससे कि ना भाई कल को जब केस लॉ लिख रहे हो ना, तो ये ना सोचो कि एक गोपालन में हुआ क्या था, रटो नहीं,
अच्छा ए के गोपालन तो भाई कम्युनिस्ट लीडर थे, है ना, कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको डिटेन कर लिया गया था। अच्छा तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ठीक है। मेनका गांधी, अच्छा उनका पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ हुआ था यार, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। ऐसे ना एकदम क्लिक हो जाए, ये ना हो कि भाई रटना पड़ रहा है। जब आदमी को फैक्ट्स और सारी चीज़ें कहानी याद रहती है ना, तो सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं, समझ लो, ठीक है। इसमें क्या था, अब ये वाला केस देख लेते हैं। मेनका गांधी का पासपोर्ट जो था ना, वो जब्त कर लिया किसने, गवर्नमेंट ने। किसके अंडर, पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत। उन्होंने, और ना ही, चलो तुमने जब्त कर लिया, लेकिन अगले को चांस तो दो बोलने का, हर्ट होने का, है ना, कि भाई उसकी सुनो भी तो अगला क्या कहना चाहता है, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये तो सर्च करना जाकर, पता तो होगा तुम लोगों को, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ सर्च करो तो और क्लियर होता है आदमी को, ठीक है। और एकदम ही पता है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उन्होंने फाइल कर दी पिटीशन अंडर आर्टिकल 21, कहा कि भाई मेरी पर्सनल लिबर्टी जो है वायलेट हुई है। इशू क्या आ गया भाई, कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब मीन फेयर जस्ट रीजनेबल प्रोसीजर, या फिर नहीं, है ना। जो ऊपर वाले में क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो गया। फिर देखा गया कि भाई कैन आर्टिकल 14, 19, 21 बी रेड टुगेदर, क्योंकि ऊपर वाले केस में तो था, एक एक गोपालन वाले ने मना कर दिया था कि भाई नहीं, 14, 19 अलग है, 21 अलग है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई, यहाँ क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि भाई यहाँ पे एक साथ पढ़ा जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता, कि इज़ अ लॉ वैलिड इफ़ इट डिप्राइव्स लिबर्टी विदाउट अ फेयर हियरिंग, ठीक है। देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है भाई अब इस पर। सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा कि भाई प्रोसीजर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए, किसी को तंग करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा हो प्रोसीजर। ये थोड़ी कि थप्पड़ मार के छीन लोगे, है ना। फिर है आर्टिकल 14, 19, 21, ये सारे जो इंटरलिंक्ड हैं, और कोई भी लॉ वायलेट करता है लिबर्टी तो मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वालिटी और रीजनेबलनेस, ठीक है, जो आर्टिकल 19 में दे रखी है। आर्टिकल 19 का लेक्चर अपन ने एक ही बार में पूरा कर दिया था ना, तो दूसरे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं दिस ओवररूल्ड ए के गोपालन के, हाँ, ए के गोपालन केस कोर्ट ने अडॉप्ट कर लिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन स्पिरिट। देख रहे हो, इन स्पिरिट में मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसके थीम को अडॉप्ट किया, उसको एज इन संविधान के अंदर नहीं डाला, है ना। तो अब क्या हो चुका है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम फॉलो करते हैं, हाँ भाई करते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से अडॉप्ट किया हमने, अमेरिका से किया है, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसमें क्या था, रिजल्ट क्या आया है कि भाई इम्पाउंडिंग पासपोर्ट विदाउट हियरिंग वॉज इनवैलिड, ठीक है। एस्टैब्लिश द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ड्यू प्रोसेस वर्सेस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड। अब देख लेते हैं इन दोनों का, इन दोनों अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तुम लोगों के पास कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, या फिर किसी एक से एक पे क्वेश्चन आ गया तो दूसरे को भी लगा दिया साथ में, है ना, क्योंकि ये दोनों इस समय एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा। ओरिजिन क्या है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, इसका ओरिजिन क्या है, भारत का संविधान आर्टिकल 21 में दे रखा है। ड्यू प्रोसेस क्या है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, 5th अमेंडमेंट से आया था वहाँ पर, है ना। और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का फोकस क्या रहता है भाई, प्रोसीजर फॉलो कर लो, जो जो बनाए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सारा प्रोसीजर आपका फॉलो हो जाना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, लॉ जो क्या होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ देख लेते हैं। जुडिशियल चेक क्या चेक करती है, जुडिशरी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में, कि भाई लॉ है और फॉलो होता है, सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं तो ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी क्या चेक करती है, वो चेक करती है कि लॉ अपने आप में सही है। लॉ ऐसा तो नहीं है किसी की, कि भाई किसी ने क्या बोलते हैं रेड लाइट जंप कर दी तो उसको जान से मारने की धमकी दे सकते हो आप, या जान से मार सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना, कुछ जस्ट तो है। फिर ए के गोपालन केस है, एक्सेप्टेड दिस, उसमें ए के गोपालन केस में क्या कहा गया कि भाई इसका प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का एक लिमिटेड व्यू ले लिया गया, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का रिजेक्ट किया गया था, मेनका गांधी में अलग कर दिया गया, है ना, उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया गया। फिर है वाइडेंड मीनिंग ऑफ लाइफ, देख रहे हो जो पहले बता रहा था, लाइफ अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि भाई लाइफ जो है ना, मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस है, ये नहीं सिर्फ सांस लेते रहना ही जीवन है, और भी बाकी चीज़ें हैं जो जीवन का आधार बनाती हैं, जो जीवन को पूरा करती हैं, खाना पीना, रहना सोना, शादी करना, पढ़ाई करना, आपके दोस्तों से बातचीत करना, आपको लोगों से सोशल होने का मौका देना, आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से दूर रखना, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है, डिग्निटी, प्रिवेसी भी आता है ना, फ्रीडम, क्वालिटी लिविंग की, ये सारी चीज़ें। फिर इंपॉर्टेंट राइट्स अंडर आर्टिकल 21, ये देख लेते हैं। ये तुम लोग देख लेना कि भाई कौन कौन से केस से कौन कौन से राइट को रिकॉग्नाइज़ किया गया, ठीक है। एज इन इसके अंदर कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी एक दो को बता देता हूँ। वैसे तो 2-3 याद कर लेना, आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है, तो मैं जल्दी कहता नहीं हूँ सारे याद करने को, लेकिन याद कर लेना केस लॉ के साथ, ठीक है।
क्या है पहला है फ्रैंकोइस कोरली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 का केस है। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, शेल्टर, एक्सप्रेशन, इंटरेक्शन। ठीक है। फिर है सेकंड शांति स्टार बिल्डर्स वर्सेस नारायण खेमालाल, टोटमे, 1990 का केस है। इसमें क्या किया गया, किसको रिकॉग्नाइज किया गया, राइट टू एडुकेट, हाउसिंग, क्लीन इन्वायरमेंट। फिर औरगा तेलिस वर्सेस बीएमसी, 1986 का केस है। राइट टू लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है। ये है केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 केस देख लेते हैं, बाकी तो ऊपर तुम लोग पढ़ ही लोगे। राइट टू प्रिवेसी आया है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया है राइट टू प्रिवेसी को 2017 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। बैकग्राउंड क्या था कि भाई चैलेंज टू आधार स्कीम लेड टू रिकन्सिडरेशन ऑफ वेदर प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। कोर्ट का क्या व्यू था कि भाई राइट टू प्रिवेसी जो है इंट्रिंसिक है किसके लिए, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए। इसने रिकॉग्नाइज किया प्रिवेसी एज पार्ट ऑफ डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है। ठीक है ना। फिर है प्रिवेसी क्या क्या इंक्लूड करती है, अपनी बॉडीली प्रिवेसी इंक्लूड करती है कि फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल इंट्रूजन। फिर है सेकंड इंफॉर्मेशन प्रिवेसी भी इंक्लूड करती है, कंट्रोल ओवर पर्सनल डेटा। डिसीजनल ऑटोनॉमी है, फ्रीडम टू मेक पर्सनल चॉइस, जैसे राइट टू मैरी, है ना। फिर ये कंक्लूजन है, ये पढ़ लेना तुम लोग, आर्टिकल 21। ये इसलिए लिख देता हूँ कि भाई तुम लोगों को कल आंसर लिखना हो तो ऐसा कंक्लूजन सोचना ना पड़े। तुम लोग का पहले से एक टेम्पलेट है, वो जाके वहाँ पर चिपकाया आना है। ठीक है। क्या लिखा है, आर्टिकल 21 हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ नैरो टेक्सचुअल गारंटी, एक ही गोपालन से अब लिबरल हो गया है, किसकी वजह से, मेनका गांधी वाले केस में और बाकी केसेस की वजह से। अब फिर आज की बात पे आते हैं, आज से लिंक कर देते हैं। टुडे जो है फाउंडेशन है कई सारे अनएन्यूमरेटेड फंडामेंटल राइट्स का। कौन कौन से अनएन्यूमरेटेड, मतलब जो लिखे नहीं है, पीछे हैं। ठीक है। मतलब एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट है उसके अंदर। क्या क्या, लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ, प्रिवेसी और इन्वायरमेंट। तो जो कोर्ट है वो इंश्योर करती हैं कि भाई कोई भी लॉ इन्फ्रिंज करता है राइट टू लाइफ और लिबर्टी को, वो पास करे टेस्ट ऑफ फेयरनेस, रीजनेबलनेस एंड नॉन आर्बिट्रीनेस अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ठीक है। चलो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे और क्या करोगे, सोचो सोचो। मॉक पेपर उठा लोगे, फिर क्या करोगे, अगर मॉक पेपर करना हो ठीक है, नहीं तो मेरी मानो तो पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करते रहना। ठीक है। और इस कंटेंट को उसके अंदर डालने की कोशिश करना। ठीक है। चलो बाय।